नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कंकाल पुस्तक की प्रथम अध्याय की कहानी बताई थी और वो कहानी जहाँ तक मुझे याद है कि यहाँ ख़त्म हुई थी कि एक तारा नाम की सुंदरी लड़की जो कि मेले में अपने माता-पिता से खो गई थी, अलग हो गई थी और एक अधेड़ स्त्री आकर उसे उसकी माँ से मिलाने को बोलती हैं और वहाँ पर एक हिंदू स्वयंसेवक जो था वो बोलता है कि नहीं, अगर आप इसे जानती हैं तभी आप इसे लेकर जा सकती हो। तो लेकिन वो ज़्यादा हठ नहीं कर पाता है किसी युवती के लिए क्योंकि वो स्वयं एक युवक था। उसके आगे की कहानी इस प्रकार है कि मंगलदेव अपने साथियों के साथ लखनऊ में एक मैच खेलने जाता है और जहाँ वो विजयी होते हैं और इस उल्लास में वो लोग आस-पास की दुकानों में क्रय करने के लिए सामान खरीदने के लिए जाते हैं। और इसी क्रम में उनका एक दोस्त है मंगल का, जिसका नाम वीरेंद्र है, वो उन्हें हठ करके और बड़े ही जिद पकड़ करके उसको लेकर जाता है। एक निराल नगर नाम की बस्ती है, वहाँ पर लेकर जाता है और उसे बोलता है कि चल, मुझे एक बाल वेश्या है उसको नयनाभिराम रूप देखना चाहता हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो मंगल बोलता है कि यह कैसा कौतूहल है, छी। तो वीरेंद्र उसको बोलता है कि नहीं, बस 5 मिनट के लिए चल, मैं बस उसे देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें इसलिए ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ कुछ हद पार ना करूँ, तो इसके लिए तेरा जाना ज़रूरी है। तो दोनों जाते हैं और वहाँ पर मंगल जिस लड़की से मिलता है उसको वो पहचान जाता है। वो वही तारा होती है जो अपने माता पिता से खो जाती है। तो उसने उससे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो गुलनार बताती है कि मेरा नाम गुलनार है। तो लेकिन मंगल जो है वो उसको पहचान जाता है और वो जाते-जाते उसको इशारे करता है कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। और जब दोनों बाहर आते हैं तो वीरेंद्र मंगलदेव को उलाहने भरी नज़र से बोलता है कि तू तो जाने को तैयार नहीं हो रहा था और वहाँ पर ऐसी हरकत। तो वीरेंद्र ने कहा कि मंगल ने कहा कि कोई लड़की है, उसको बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए जिसके संबंध में, ये वही लड़की है जिसके संबंध में मैंने ग्रहण के दिन तुमसे कहा था, मेरे देखते ही एक बालिका कुटनी के चंगुल में फँस गई और कुछ न कर सका था। तो ऐसी तो वीरेंद्र बोलता है कि ऐसी अभागिन इस देश में बहुत हैं, तुम कहाँ-कहाँ देखोगे? तो मंगल बोलता है कि मैं जहाँ-जहाँ देख सकूँगा वहाँ देखूँगा। तो यहाँ पे मंगल का जो वो युवक का एक दृढ़ युवक का रूप है वो सामने आता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन बनारस चला जाता है और मंगलदेव ये प्रण करता है कि लखनऊ में ही कैनिंग कॉलेज में अपना दाखिला करवाऊँगा। लेकिन उसकी मकसद कुछ और थी और मंगल जो है वो गाहे-बगाहे गुलनार के पास जाने लगता है और एक दिन जब वो जो वहाँ जाता है, एक दूसरा युवक भी वहाँ पे आता है और दोनों में पहले तो टनाटनी होती है, लेकिन बाद में फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और मंगल बड़े ही सहज भाव से उसको स्वीकार करता है। और एक दिन जाते-जाते मंगल को तारा बोलती है कि जा तो रहे हो तो कुछ तो अपना एड्रेस दे जाओ कि अगर कोई ऐसा मौका मिले कि मैं यहाँ से निकल सकूँ तो मैं तुमको बताऊँगी। उससे पहले तारा उसको बताती है कि कैसे वो मेले से एक औरत के साथ आई और वो बहुत सारी लड़कियां थीं। वहाँ पे ना समाज का एक ऐसा रूप दिखता है, वो बताती है कि वहाँ पे बहुत सारी मेरी जैसी लड़कियां थीं जिसको कि एक्सपोर्ट किया जा रहा था बाहर के राज्यों में। उन्हें पंजाब ले जाने के लिए स्टेशन पे बिठाया गया था, जिसमें वो बताती है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां थीं जो कि खुद से वहाँ पे आई थी और वो अपने समाज की बंदिशों से और लोगों के व्यवहार से तंग आकर यहाँ आ गई थी। खुद भी बिकने के लिए आ गई थी। तो लेकिन वो वहाँ पर स्टेशन में बैठी है, वहाँ एक लेडी जाती है और उसको लेकर जाती है कि चल, तुझे तेरी माँ से मिलाऊँगी और फिर वहाँ से भी उसका रास्ता बदल जाता है और उसको लाकर लखनऊ में इस जगह पर काम करवाना शुरू करती है। तो मंगलदेव बोलता है कि तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं निकलती हो? तो तारा बोलती है कि तुम एक चिट पर अपना पता तो लिख जाओ, जब मैं ऐसा कुछ देखूँगी तो मैं तुम्हें सूचित करूँगी। ठीक है, फिर एक दिन क्या होता है कि
शाह मीना की समाधि पर गायकों की भीड़ होती है और सावन की हरियाली क्षेत्र पर नील मेघमाला आकाश के अंचल में फैल रही होती है। और वहाँ पे जो ये कोठे वालियाँ होती हैं, उनका जो इनको नाम दिया जाता है, तो इनका वहाँ पर एक बोल सकते हैं आपकी समारोह है और लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, बहुत सारे रसिक वहाँ पर बैठे हुए हैं। गुलनार भी वहाँ उस युवक और अम्मा के साथ आई हुई है। तो अचानक से बारिश होने लगती है और भीड़ तितर-बितर होने लगता है। उस चक्कर में अम्मा इन लोगों से, इस युवक और तारा से अलग हो जाती हैं। तो अम्मा जो है वो अलग हो गई, अब ये 2 युवक और ये तारा बच जाती हैं। तो तारा बोलती है कि मेरे पैर में मोच आ गया है, तो आप तांगा ले आओ, मैं एक कदम भी ना चल पाऊँगी। वो युवक भी तांगा लाने जाता है, इतने में तारा इधर-उधर देखकर 3 बार ताली बजाती है, मंगलदेव सामने आ जाता है और तारा और मंगल झटपट किसी दूसरे तांगे में बैठते हैं और बड़ी तेज़ी से वो स्टेशन की तरफ जाते हैं और एक देहरादून जाने वाली ट्रेन खुलने को होती है। दोनों उसमें बैठते हैं और ट्रेन चल पड़ती है और वो लोग चलते हैं। तो तारा बड़ी ये होती है कि अब लोग पूछेंगे तो क्या कहना है, तो मंगल बोलता है कि ये तुम जो आभूषण पहनी हो ये उतार लो और घूंघट कर लो। तो वो कर लेती है। जब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो एक बुजुर्ग आदमी उसमें चढ़ते हैं और वो अपना सो जाते हैं और मंगलदेव और ये भी सोने लगते हैं। थोड़ी देर में अचानक से वो जो बुजुर्ग होते हैं वो उठते हैं और उन्हें उल्टी आने लगती है। तो मंगलदेव ये देख के तारा को बोलते हैं कि पानी दो। जैसे ही वो पानी देते हैं और वो जो बुजुर्ग होते हैं वो अपना मुंह साफ करते हैं और सिर उठाते हैं, तो तारा से उनकी नज़र मिल जाती है। वो कोई और नहीं, तारा के पिता होते हैं। तो तारा बोलती है, बाबूजी मैं आपको ही ढूंढ रही थी। तो बड़ी खुश होती है, लेकिन उसके बाबूजी ने उसको धिक्कार कर बोला कि क्या तू तो अभागिन है, तुम क्यों मुझे मिल गई? तारा बोलती हैं कि बाबूजी मेरा क्या अपराध, मैं तो आप लोगों को ही खोज रही थी। तो बाबूजी उसके बोलते हैं कि मुझे खोज रही थी या किसी और को खोज रही थी? तो उसके पिताजी ने उसको स्वीकार करने से एकदम इनकार कर दिया और वो जब अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि तेरी माँ जो है वो तेरी ही चिंता में दुखी होकर महीनों पहले मर चुकी है। अब तुम मेरी मुंह पे कालिख मत पोतो और तुम भी यहाँ से जाती रहो। तो मंगल से रहा नहीं गया, उसने कहा आप बेकार इस पे क्रोध कर रहे हैं, ये बहुत ही पवित्र है, इसने कुछ गलत नहीं किया है और ये खो गई थी और आप ही लोग को ढूंढ रही थी। ऐसा करने के बाद भी वो बुजुर्ग उसको नहीं मानते हैं, तो मंगल देव जो है वो उनको लेकर और चले आते हैं और आकर के हरिद्वार में एक बस्ती में गंगा तट पर दोनों रहने लगते हैं। ये कहानी जो है ये सेकंड अध्याय की कहानी है। इसमें कुछ बातें जो मुझे 1-2 जगह बहुत ही अच्छी लगी और मैं अच्छी लगी इस सेंस में कि उसने मेरे मन को छू लिया। जैसे एक जगह मंगलदेव और वीरेंद्र की बात होती है और उस युवक की बात होती है, तो दोनों युवक आपस में बात बात कर रहे थे, तो युवक ने डींग हाँकते हुए अपने एक दूसरे मित्र के लिए कहा कि वह न जाने क्यों उस चुड़ैल के यहाँ जाता है, क्यों कुरूप स्त्रियाँ वेश्या बनती है, जब उन्हें मालूम है कि उन्हें तो रूप के बाज़ार में बैठना है। फिर अपनी रसिकता दिखाते हुए हँसने लगा। तो मंगलदेव बोलते हैं कि परंतु मैं तो आज तक यही नहीं समझता कि सुंदरी स्त्रियां क्यों वेश्या बने, संसार का सबसे सुंदर जीव क्यों सबसे बुरा काम करे। कहकर मंगल ने सोचा कि ये स्कूल की विवाद सभा नहीं है। वह अपनी मूर्खता पर चुप हो गया। युवक हंस पड़ा। अम्मा अपनी जीविका को बहुत बुरा सुनकर तन गई और गुलनार सिर नीचा किए हंस रही थी। अम्मा ने कहा, फिर ऐसी जगह बाबू साहब आते ही क्यों हैं? यहाँ पर इतने अच्छे से मंगल के पवित्र भाव को दिखाया है और जो उसकी अम्मा का जो एक अपने धंधे के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति जो ईमानदारी है, वो बहुत अच्छी दिखी है यहाँ पे। उसके बाद एक जगह मुझे एक ज्ञान भी इसमें हुआ कि अभी जैसे कुछ दिनों पहले तक राजस्थान और हरियाणा में हम सुनते थे कि स्त्रियों को दूसरे जगहों से किडनैप करके या ये करके ले जाया जाता था, चूँकि वहाँ पे अ, जो बेटियों की संख्या कम थी।
तो बच्चे पैदा करने के लिए दूसरे जगहों से लड़कियों को अ, वो करके ले जाते थे वहाँ पे। तो उस तरीके से मुझे यहाँ ज्ञान हुआ कि एक जगह कि हाँ, हाँ, ठीक है, मैंने भी सुना है कि पंजाब में स्त्रियों की कमी है, इसलिए और प्रांतों से स्त्रियाँ वहाँ भेजी जाती हैं, जो अच्छे दामों पर बिकती हैं। क्या तुम भी उन्हीं के चंगुल में? जब मंगलदेव पूछते हैं तारा से, तब यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ में आया कि अच्छा, पहले ऐसा भी होता था। उसके बाद जब उसके पिता मिलते हैं मंगलदेव के साथ, वो जा रही है ट्रेन में, और जब तारा के पिता बैठे मिलते हैं, और जिस तरीके से उसने तारा को झिड़का है और उन्होंने उसे अ, अपने से अलग करने की कोशिश की है, उनका जो तर्क था वो बड़ा ही दर्दनाक था कि मंगलदेव बोलते हैं, तब यह किसकी शरण में जाएगी? अभागिनी की कौन रक्षा करेगा? मैं आपको प्रमाण दूंगा कि तारा निरपराधिनी है। आप इसे बीच ही में यात्री ने रोककर कहा, मूर्ख युवक, ऐसी स्वैरिणी को कौन गृहस्थ अपनी कन्या कहकर सिर नीचा करेगा? तुम्हारे जैसे इसके बहुत से संरक्षक मिलेंगे, बस अब मुझसे कुछ न कहो। यात्री का दंभ उसके अधरों में स्फुरित हो रहा था। तारा अधीर होकर रो रही थी और युवक इस कठोर उत्तर को अपने मन में तोल रहा था। ये सीन जो है ये बहुत ही दर्दनाक है किसी स्त्री के लिए, जो भूल से कहीं भटक गई है और सारा दोष उस पर मढ़ दिया जाता है, और नाहक ही वो बदनाम हो जाती है, नाहक ही वो छोड़ दी जाती है अपने ही माता-पिता द्वारा। तो आज की कहानी जो सेकंड पार्ट है वो यहीं तक है। आगे अब उनके लाइफ में क्या चेंजिंग होता है वो हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना और नमस्कार। धन्यवाद।